तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं वानखेड़े के मैदान पर घटे उन ऐतिहासिक पलों से। हाँ। उस मैच में भारत का प्रदर्शन तो कमाल का था ही। खासकर जसप्रीत बुमराह का वो खौफनाक स्पेल, उनकी वो सटीक यॉर्कर और अविश्वसनीय गेंदबाजी, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से पस्त कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, लेकिन उस खौफ और दबाव के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अरे हाँ, मैंने सुना है कि मैच के बाद संजू सैमसन ने मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वहाँ असल में हुआ क्या था? वो पल सच में खेल के इतिहास के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। संजू सैमसन ने उस दिन 89 रनों की एक बहुत ही आतिशी और बेमिसाल पारी खेली थी। उनका मैन ऑफ द मैच चुना जाना पूरी तरह से तय था और उन्हें वो अवार्ड मिला भी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब संजू ने वो कीमती ट्रॉफी अपने पास नहीं रखी। सच में? हाँ, उन्होंने वो अवार्ड इंग्लैंड के उस युवा खिलाड़ी जैकब बेथल के हाथों में थमा दिया, जिसने अपनी टीम के हारने के बावजूद एक बहुत ही जुझारू शतक जड़ा था। संजू ने उस युवा खिलाड़ी से जाकर कहा, बेटा, ये अवार्ड मेरा नहीं, तुम्हारी मेहनत का है और ये तुम्हारा है। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है, आप मैन ऑफ द मैच बने हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आप अपना वो मोमेंट एक विरोधी टीम के युवा खिलाड़ी को दे देते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? एक अनुभवी खिलाड़ी द्वारा एक युवा प्रतिद्वंदी के संघर्ष को इस तरह से पहचानना कोई छोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, जैकब बेथल जैसा एक युवा खिलाड़ी जिसने शतक तो बनाया, लेकिन उसकी टीम सेमीफाइनल हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। वो लड़का उस वक्त मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होगा। बिल्कुल। ऐसे में जब जीतने वाली टीम का हीरो खुद आकर अपना अवार्ड उसे सौंपता है, तो ये उस युवा के पूरे करियर की दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी देने की बात नहीं थी, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आत्मविश्वास ट्रांसफर करने का तरीका था। सही कहा। संजू ने उसे ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी हार के बावजूद तुम्हारे टैलेंट की कदर की गई है। ये तो कमाल की बात है, लेकिन सम्मान का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला दृश्य था, वो तो इसके बाद देखने को मिला। आप हैरी ब्रूक वाले मोमेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक बीच मैदान पर रोते हुए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के सामने आते हैं और लिटरली उनके पैर छू लेते हैं। और इसके जवाब में सूर्य जिस गर्मजोशी से उन्हें एक बड़े भाई की तरह गले लगाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खासकर इतने बड़े नॉकआउट मैच के बाद मैंने तो ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। ये दृश्य वास्तव में खेल मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही असाधारण था। आमतौर पर मैच के बाद दोनों कप्तान बहुत ही फॉर्मल तरीके से हाथ मिलाते हैं, शायद एक दूसरे की पीठ थपथपा देते हैं। हाँ, बस एक रस्मदायगी की तरह। बिल्कुल। लेकिन एक हारने वाले कप्तान का अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खो देना, रो पड़ना और विरोधी कप्तान के सामने इस तरह से झुक जाना, ये दर्शाता है कि दोनों के बीच अहंकार या ईगो की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी थी। एकदम। सूर्यकुमार यादव ने इस पल को जिस मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया, वो उनकी लीडरशिप का प्रमाण है। उन्होंने जश्न मनाने या घमंड दिखाने के बजाय उस वक्त एक गार्जियन या बड़े भाई की भूमिका निभाना सही समझा। और यही वो संतुलन है जो इस भारतीय टीम को इतना खास बना रहा है। एक तरफ मैदान पर बुमराह की वो कातिलाना गेंदबाजी जो विरोधी टीम के अंदर खौफ पैदा कर रही थी, और दूसरी तरफ सूर्य और संजू सैमसन की वो इंसानियत जो उनके आंसू पहुंच रही थी। मतलब आप खेल के मामले में इतने खतरनाक हैं कि कोई आपके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन इंसान के तौर पर आप इतने जमीन से जुड़े हैं कि हारे हुए इंसान का दर्द समझ सकते हैं। यही एक महान टीम की असली पहचान होती है। बुमराह के खौफ ने जो दबाव बनाया, इंग्लैंड की टीम उसी की वजह से पूरी तरह पस्त हुई। और जब कोई इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, तब उसे सबसे ज्यादा सहानुभूति की जरूरत होती है। भारतीय टीम ने वो खौफ भी दिखाया और वो सहानुभूति भी दी। ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ होता है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव के उस हिस्से पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को एक ग्लोबल हेडलाइन बना दिया, पाकिस्तानी दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की। शोएब भाई तो वैसे ही अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद वो वीडियो में काफी भावुक नजर आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस मंजर ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए और भारत ने दुनिया का दिल 100 बार जीत लिया। उन्होंने भारतीय टीम को सोने का दिल धड़कने वाली मशीन तक कह दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शोएब अख्तर के इन शब्दों का वजन इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये उस इंसान के मुंह से आ रहा है जिसने अपना पूरा करियर बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने में लगा दिया। सोने का दिल धड़कने वाली मशीन, ये रूपक बहुत गहरा है। आज के मॉडर्न क्रिकेट में हम अक्सर बेहतरीन टीमों को मशीन कहते हैं क्योंकि वे बिना गलती किए लगातार जीतती हैं, बिल्कुल रोबोट्स की तरह। लेकिन शोएब ये कह रहे हैं
कि भारत सिर्फ एक मशीन नहीं है, उस बेदाग परफॉर्मेंस के पीछे एक धड़कता हुआ मानवीय दिल भी है। और उनकी ये सलाह कि पाकिस्तान को भारत से टैलेंट, जज्बे और तमीज़ का संगम सीखना चाहिए, ये अपने आप में उनके अपने देश के क्रिकेट सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। कमीज और सम्मान की बात चली है तो स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की टिप्पणी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस पूरी घटना को एक अलग ही एंगल से देखा है ना। हाँ, अकरम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव के बढ़ते कद पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि जब एक विपक्षी टीम का कप्तान आकर बीच मैदान पर आपके पैर छुएं तो खुद ही समझ लेना चाहिए कि विश्व क्रिकेट में आपका कद कितना ऊंचा हो चुका है। वसीम अकरम एक बहुत ही चतुर विश्लेषक हैं। उन्होंने इस घटना को क्रिकेट के उस दौर से जोड़कर देखा जिसे कभी जेंटलमैन गेम कहा जाता था। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो दशकों पहले खेल सिर्फ इस बात पर नहीं टिका होता था कि किसने कितने रन बनाए, ये इस बात पर भी था कि आप मैदान पर कैसा बर्ताव करते हैं। आज के इस अत्यधिक कमर्शियल और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाले दौर में वो पुराना सम्मान कहीं खोसा गया है। अकरम को सूर्या के उस एक जेस्चर में वो खोया हुआ दौर वापस आता दिखा। पैर छूना सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि सामने वाला आपके कैरेक्टर के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। सूर्या ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, उन्होंने कप्तान के तौर पर जो सम्मान कमाया है वो किसी भी ट्रॉफी से बड़ा है। ये बहुत ही शानदार एनालिसिस है। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इन पाकिस्तानी दिग्गजों की बातों में सिर्फ भारत की तारीफ नहीं छिपी थी। हाँ, अगर ध्यान से सुना जाए तो वे भारत की तारीफ को एक आईने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल, जिसमें वो खुद पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम की कड़वी सच्चाई को देख रहे थे। जैसे शाहिद अफरीदी, जिन्हें प्यार से लाला कहा जाता है, उनका नजरिया बहुत दिलचस्प था। उन्होंने संजू सैमसन के इस जेस्चर को पठान वाला जिगरा करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे संजू को सालों तक टीम से बाहर रखा गया, उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उस लड़के ने कभी मीडिया में आके शिकायत नहीं की और जब मौका मिला तो दुनिया को अपना हुनर दिखाया। यहाँ अफरीदी जिस पठान वाले जिगरे की बात कर रहे हैं वो अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले जज्बे का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ये रेजिलियंस या धैर्य का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई स्प्रिंग हो। एकदम, आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाते हैं, जैसे संजू सैमसन को सिस्टम ने सालों तक दबा कर रखा, वो स्प्रिंग टूटने के बजाय उतनी ही दुगनी ताकत से वापस उछलता है। संजू सैमसन का बिना किसी कड़वाहट के अपनी बारी का इंतजार करना और फिर जब सफलता के शिखर पे पहुंचे तो अपना ही अवार्ड दान कर देना, ये कैरेक्टर की बहुत बड़ी मजबूती दिखाता है। और अफरीदी ने सूर्य कुमार की कप्तानी की तुलना MS धोनी से भी की। उन्होंने कहा कि सूर्या में वो ठहराव दिख रहा है जो कभी धोनी में हुआ करता था। अफरीदी ने वहां उस बड़े भाई वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ा जो भारतीय टीम में अब साफ नजर आ रहा है। धोनी का कैप्टनसी मॉडल क्या था? वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत रहते थे और पूरी टीम के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते थे, ताकि युवा खिलाड़ी बिना किसी डर के खेल सकें। इसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। जब टीम का लीडर एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है तो खिलाड़ी टीम से बाहर निकाले जाने के डर से नहीं खेलते, बल्कि टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। और सूर्या वही माहौल बना रहे हैं। और ये जो टीम का नया माहौल है, जैसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने नया इंडिया कहा है, वो भी बहुत गौर करने लायक है। इंजमाम भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये नया इंडिया है जो हार कर नहीं टूटते और जीत कर कभी घमंड नहीं करते। और फिर उन्होंने अपने ही सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो लड़के छोटी छोटी बातों पर आपस में ही भिड़ जाते हैं। इंजमाम का ये बयान लीडरशिप का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने रखता है। वो असल में ये समझा रहे हैं कि इज्जत, सम्मान और टीम की एकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद लें या रातों रात बना लें। ये सालों के डिसिप्लिन से बनती है। बिल्कुल। जब उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आपस में भिड़ने की बात की तो वो इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस बनाम इंस्टीट्यूशनल डिके यानी संस्थागत पतन का फर्क बता रहे थे। जब टीम का लीडर खुद जमीन से जुड़ा हो, अपनी सफलताओं का श्रेय युवाओं को दे, तो टीम के अंदर गुटबाजी या इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। इंजमाम को इसी बात का अफसोस है कि उनके सिस्टम में ये कल्चर गायब हो चुका है। इसी हताशा का सबसे आक्रामक रूप हमें मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद के बयानों में देखने को मिला। मोहम्मद आमिर, जो खुद एक समय दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते थे, उन्होंने साफ कह दिया कि बुमराह तो इस प्लेनेट का गेंदबाज ही नहीं है। और साथ ही संजू सैमसन के व्यवहार को उन्होंने असली स्पोर्ट्समैनशिप बताया, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो अहमद शहजाद ने किया होगा। उन्होंने लिटरली अपने क्रिकेट बोर्ड और सिस्टम पे भड़ास निकालते हुए कह दिया कि सिस्टम को डूब मरना चाहिए। उनका कहना था कि हम लोग बस टीवी पर बैठकर खोखली बातें करते रहते हैं, PR करते हैं, और वहां भारत अपने खेल और संस्कारों से पूरे विश्व क्रिकेट पर कब्जा कर रहा है। अहमद शहजाद का ये बयान उस चरम फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जब आप देखते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी आपसे मीलों आगे निकल चुका है और आप सिर्फ बयानबाजी में फंसे हुए हैं। टीवी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाना बहुत आसान है, लेकिन मैदान पर उतरकर अपने प्रदर्शन और अपने बर्ताव से दुनिया को अपना मुरीद बनाना एक बिल्कुल अलग स्तर की बात है।
शहजाद और आमिर जब भारत के निस्वार्थ खिलाड़ियों को देखते हैं तो उन्हें अपने ही घर की कमियां और भी ज्यादा चुभने लगती हैं। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। अगर आपका सिस्टम पारदर्शी नहीं है और नीयत साफ नहीं है तो टैलेंट भी किसी काम का नहीं रहता। तो अब एक अहम मोड़ पे आते हैं। इतनी सारी बातें हमने कर ली, क्रिकेट की, मनोविज्ञान की, बयानों की, लेकिन जो लोग ये डीप डाइव सुन रहे हैं उनके लिए इस पूरी चर्चा का असली महत्व क्या है? मतलब वो की टेक अवे मोमेंट क्या है जिसे वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं? हाँ, अगर हम इसका सार निकालें तो ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप मैच तक सीमित नहीं है। एकदम सही। अगर हम इसके सबसे मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो ये लीडरशिप, सहानुभूति और धैर्य का एक जीता जागता मास्टर क्लास है। ये बातें सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। चाहे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हो, अपना कोई बिजनेस चला रहा हो या अपने परिवार को संभाल रहा हो। संजू सैमसन का चुपचाप अपनी मेहनत करना और सफलता मिलने पर उसे दूसरों के साथ बांटना, ये सिखाता है कि बड़ा इंसान वो नहीं है जो सारी लाइमलाइट खुद ले ले, बल्कि वो है जो दूसरों को चमकने का मौका दे। और सूर्य कुमार यादव का वो जेस्चर भी, जीत के जश्न में डूबकर घमंड दिखाने के बजाय अपने रोते हुए प्रतिद्वंदी को एक बड़े भाई की तरह गले लगाना, ये बताता है कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफियां उठाना नहीं है, बल्कि दिलों पर राज करना है। यही वो विनम्रता और मानवता है जो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। इसी ताकत ने उन सरहदों और पुरानी दुश्मनी की दीवारों को गिरा दिया जो अक्सर भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बीच एक तनाव पैदा करती हैं। जब आप ऐसा बर्ताव करते हैं तो आपके सबसे कट्टर आलोचक भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस पूरी कहानी को समेटते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल से पहले ही भारतीय टीम ने अपनी बादशाहत कायम कर ली है। नतीजा चाहे जो भी हो, उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो किसी भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसे विचार पर रोशनी डालें जो इस पूरी घटना के बाद मेरे दिमाग में घूम रहा है। वो विचार क्या है? यह एक ऐसा एंगल है जिसका जिक्र शायद हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं था, लेकिन ये इस पूरे मंजर की जड़ में है। आज तक हमने खेलों को सिर्फ आक्रामकता, विरोधी टीम को डराने और स्लेजिंग के चश्मे से देखा है। 90 और 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलियन टीम ने मेंटल डिसइंटीग्रेशन यानी मानसिक रूप से विरोधी को तोड़ने का जो तरीका अपनाया था, उसे ही सफलता का मंत्र माना जाता था। जीतने के लिए निर्मम होना जरूरी माना जाता था। लेकिन क्या एक युवा हारे हुए प्रतिद्वंदी को बीच मैदान पर इस तरह गले लगाना और अपना पुरस्कार सौंप देना मॉडर्न स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक नए युग की शुरुआत है? ये एक बहुत ही शानदार और उत्तेजक विचार है। इसे हम अत्यधिक सहानुभूति या रैडिकल एम्पैथी कह सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या अब खेल के मैदान पर या शायद जीवन के किसी भी क्षेत्र में सबसे खतरनाक और असरदार मनोवैज्ञानिक हथियार क्रोध या स्लेजिंग नहीं रह गया है? क्या अब वो हथियार रैडिकल एम्पैथी बन चुका है? एक ऐसी सहानुभूति जो इतनी गहरी और निस्वार्थ हो कि वो दुश्मन को पूरी तरह से निहत्था कर दें। आप उस इंसान से नफरत कैसे कर सकते हैं या उससे कैसे लड़ सकते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके आंसू पोंछ रहा हो? यह आक्रामकता से कहीं बड़ा हथियार है, क्योंकि यह दुश्मन के भीतर की हर कड़वाहट को खत्म कर देता है और उसे सम्मान से झुकने पर मजबूर कर देता है। शायद असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए जीतने में है। बहुत खूब। आक्रामकता के बजाय रैडिकल एम्पैथी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना, यह सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई और खूबसूरत फिलॉसफी है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मनन किया जाना चाहिए कि कैसे इंसान की विनम्रता ही उसका सबसे बड़ा और असरदार हथियार बन सकती है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले डीप डाइव में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय और कुछ नई और दिलचस्प जानकारियों के